हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 4 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के सेट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि रैंकिंग टॉपिक से है और अक्सर ही इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में देखा जाता है। बोला यह गया है कि एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से सातवीं, इस तरफ हमारा बायां छोर होगा और इस तरफ दायां छोर होगा। तो इंदु के बारे में क्या बोल रखा है कि इंदु बाएं छोर से सातवीं, तो यह बाएं छोर से हम 7वां स्थान मान लेते हैं और यहाँ पे हम बिठा देते हैं इंदु को। यहाँ पे इंदु बैठी हुई है। आगे देखिए क्या बोला है। आगे बोला है जया दाएं छोर से नवीं, जया का स्थान दाएं छोर से नवां, तो इस तरफ से यह स्थान हम ले लेते हैं नवां और यहाँ पे बैठी है जया। ठीक है, जो बोला है प्रश्न में उतना हम लोग कर दिए। 2 लाइन में क्या बोला था, इंदु बाएं छोर से सातवीं, जया दाएं छोर से नवीं है। आगे देखिए अब क्या बोला है। अब बोला है कि जब वे अपनी स्थिति आपस में बदलती हैं, जब वे अपनी स्थिति आपस में बदलती हैं यानी कि इंदु के स्थान पर जया आ जाती है, ठीक है, और जया के स्थान पर इंदु आ जाती है। जब वे अपनी स्थिति आपस में बदलती है यानी कि इंदु अब जया के स्थान पर और जया अब कहाँ पे, इंदु के स्थान पर। उस केस में क्या होता है देख लीजिए, नया पोजीशन हम लोग डैश से दर्शाएंगे। यह जया का नया पोजीशन है और यह इंदु का नया पोजीशन है। उसके बाद क्या होता है, जब वे स्थिति आपस में अदला बदली करती है उसके बाद इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। इंदु का स्थान बाएं से, इस तरफ से इंदु का स्थान क्या हो जाता है, 17वां, तो यह बाएं छोर से 17वां स्थान हो जाता है। यही तो इंदु का नया स्थान है ना, यह इंदु का नया स्थान है और जो नया स्थान है इंदु का वह बाएं छोर से क्या हो जाता है, 17वां हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। पूछा है तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब किसी एक पर्सन का स्थान दोनों तरफ से पता हो ना, तब पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए उसका पोजीशन दोनों तरफ से जोड़ करके और माइनस करते हैं 1। तो यहाँ पे देख लीजिए इंदु का स्थान तो दोनों तरफ से पता है। इंदु का स्थान दाएं से भी पता है, दाएं से भी पता है और बाएं से भी पता है। तो पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति निकालना है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट से इंदु का स्थान 17वां, राइट से इंदु का स्थान 9वां है और माइनस करेंगे हम लोग 1। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 17 और 9 हो जाएगा 26। 26 में से 1 माइनस करिए 25 हो जाएगा। यानी इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों का संख्या कितना होगा, 25 हो जाएगा। जब किसी एक पर्सन का स्थान दोनों तरफ से मालूम हो ना, उस केस में ना, दोनों तरफ कहने का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से मालूम हो, तब पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है यदि दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए, यानी यहाँ पे दर्पण को रखा गया है, देख लीजिए यह वस्तु है और यहाँ पे दर्पण को रखा गया है, तो दी गई आकृति का दर्पण छवि क्या होगा। इस आकृति का दर्पण छवि हमें खोजना है। तो दर्पण में क्या होता है ना कि राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछे कि F का बताइए कि दर्पण छवि क्या होगा, या दर्पण यहाँ पे रख दिए और पूछे कि F का छवि क्या होगा, तो F जो है वह राइट से लेफ्ट में उलट जाइएगा। मतलब कुछ इस तरीके का छवि उसे दर्पण में, हमें दर्पण में दिखाई देगा। तो अब इसके बारे में सोचिए, इसमें क्या होगा, जो यह वाला पार्ट है इस तरफ आ जाएगा, यह वाला जो पार्ट है अभी राइट में है लेफ्ट में आ जाएगा। तो यह पार्ट लेफ्ट में इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी कि जो C है ना, विकल्प C नहीं, जो पिक्चर C है वो हमारा आंसर होगा। तो पिक्चर C हमारा आंसर होगा। इसके लिए विकल्प कौन सा चुने, विकल्प B चुनेंगे, है ना। पिक्चर C, जो आकृति C है ना, वो हमारा आंसर, और आकृति C के लिए कौन सा विकल्प है, विकल्प B। तो ध्यान रखिएगा, मिरर में क्या होता है कि राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करता है और लेफ्ट को और राइट में कन्वर्ट करता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है U और B क्रमशः G और M की पुत्रियां हैं। यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हम लोग एक छोटा सा फैमिली ट्री बनाते हैं, और फैमिली ट्री बनाते वक्त 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एक तो जनरेशन का और दूसरा जेंडर का। जनरेशन की बात करें तो इस धरती पर जो पहले आया है उसको ऊपर लिखना है, जो बाद में आया है उसको नीचे लिखना है। और अगर हम बात करें जेंडर की, तो जो भी पुरुष होगा उसको सर्किल में रखेंगे और जो महिला होगा उसको हम लोग ट्रायंगल में रखेंगे। जैसे बोला है यहाँ पे U और B क्रमशः
जी और एम की पुत्रियां हैं। यू और बी जो है ना, यू और बी यह दोनों पुत्रियां हैं किसका, क्रमशः जी और एम का। यानी यह पुत्री है जी का और यह पुत्री है किसका, एम का। यू पुत्री है किसका, जी का, और बी पुत्री है किसका, एम का। दोनों के बारे में पता है कि दोनों पुत्री है, मतलब महिला होगी लड़की होगी, तो इसको हम लोग रख दिए सर्किल में। देखिए यू और बी क्रमशः जी और एम की पुत्रियां हैं, यानी यू पुत्री होगा जी का और बी पुत्री होगा एम का। आगे एल जी और एम की माँ है। एल जो है ना वह जी और एम की माँ है। जी और एम की माँ कौन है, एल। तो एल को कहाँ रखेंगे, जी और एम के ऊपर रखेंगे, और माँ है तो इसको रखेंगे सर्किल में। ठीक है, जो एल की माँ होगी वह जी की भी माँ हो जाएगी। तो जी और एम दोनों साथ में, दोनों की माँ कौन है, एल। आगे एल जी और एम की माँ है। एस यू की बहन है। एस जो है यू की बहन, यू की बहन है तो यू के साथ रहेगा कौन, एस, और बहन है तो इसको रख दीजिए आप सर्किल में। आगे बोला है एल की केवल 2 पुत्रियां हैं। एल की केवल 2 पुत्रियां हैं, इसका मतलब एल के नीचे जो यह दोनों हैं इसकी क्या हो जाएगी, पुत्रियां हो जाएगी। तो दोनों को हम रख दिए सर्किल में। एल की केवल 2 पुत्रियां हैं, तो एल का यही दोनों संतान है और यह दोनों संतान को हमें क्या बना देना है, पुत्री बना देना है। अब प्रश्न पूछा है कि एम एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी हमें बताना है एम एस का कौन है। तो एम के बारे में बताना है कि एम एस का कौन है। तो देख लीजिए यह जो है यू और एस दोनों की माँ कौन है, जी है। यू और एस दोनों की माँ कौन है, जी है। तो एस की माँ की बहन एम जो है वह एस की माँ की क्या है, बहन। तो एस की माँ की बहन है, यानी क्या हो जाएगा, मौसी हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित संख्या ज्ञात करिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ना, इसके बेसिस पर हमें सोचना है। देखिए इसको किस तरीके से बनाया है, आप 8 में से 3 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरा देख लीजिए 6 में से 1 माइनस करिए, क्या आ जाएगा, 5। और अब 5 में से 4 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 1। इस दोनों का अंतर पहले, इस दोनों का अंतर बीच में, इस दोनों का अंतर लास्ट में। सेम चीज़ देखिए 7 5 में 2 का अंतर, 8 और 4 में 4 का अंतर, 9 और 3 में 6 का अंतर। तो उसी तरीके से 8 और 2 में कितना का अंतर हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। 6 और 4 में कितना का अंतर, 2 का अंतर, और 3 और 1 में कितना का अंतर, 3 और 1 में 2 का अंतर। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 622 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ध्यान से देखिएगा किया क्या गया है। एक बार आप इस दोनों को जोड़िए तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक बार इस दोनों को जोड़िए 20 हो जाएगा, और एक बार इस दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना होगा, 4। 12 और 8 में कितना का अंतर, 4 का, और दोनों को गुना कर दीजिए, 20 चौके 80, यहाँ पे आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे एक बार इस दोनों को जोड़िए तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 और 7 आपका 23 हो जाएगा। और एक बार इस दोनों का अंतर निकालिए तो 16 में से 7 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 23 गुने 9 कर लीजिए, 207 हो जाएगा। उसी तरीके से एक बार इस दोनों को जोड़िए तो 25 और 21 कितना हो जाएगा आपका, 46 हो जाएगा। और एक बार अंतर निकालिए तो 25 में से 21 माइनस करिएगा, कितना होगा, 4। अब इस दोनों को गुना कर लीजिए। ठीक है, 6 चौके 24, 4 हासिल 2 हो जाएगा, 4 चौके 16 और 2 18, यानी 184 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प सी। एक बार इस दोनों का अंतर एक बार जोड़ेंगे और उस दोनों को गुना किए, पहले जोड़े फिर अंतर निकाले उसको गुना किए। उसी तरह से इस दोनों को पहले जोड़ेंगे फिर इस दोनों का अंतर निकालेंगे और दोनों का गुना कर देंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए वेन डायग्राम से है। निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। डाटा देखिए क्या दिया है, एक विशेष शहर में 5000 व्यक्ति निवास करते हैं। इनमें से 1200 व्यक्ति कोई अखबार नहीं पढ़ते। तो 5000 में से ना 1200 व्यक्ति कोई अखबार नहीं पढ़ता है, तो इसको आप हटा लीजिए। तो बचा कितना व्यक्ति, 3800, यानी अखबार पढ़ने वाले व्यक्तियों का संख्या 3800 हो जाएगा। कुल 5000 व्यक्ति है, 1200 व्यक्ति कोई भी अखबार नहीं पढ़ता है, तो अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति कितना, 3800। आगे बोला है 2700, इसके आगे 2700 व्यक्ति इंडियन एक्सप्रेस और 1800 व्यक्ति द हिंदू पढ़ता है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले व्यक्तियों का संख्या देखिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले व्यक्तियों का संख्या है 2700 और द हिंदू पढ़ने वाले व्यक्तियों का संख्या कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1800 दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने व्यक्ति केवल
द इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हैं? कितने व्यक्ति हैं जो केवल द इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हैं? अब ध्यान से एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। कुल अखबार पढ़ने वाले व्यक्तियों का संख्या कितना है? 3800। इसी 3800 व्यक्ति में से कुछ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है और कुछ द हिंदू पढ़ता है। तो जो अलग अलग पढ़ने वाला है उसको जब हम जोड़े, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस वाले को जोड़े, तो 2700 और 1800 कितना आ गया? 4500 आ गया। यानी अखबार पढ़ने वाले कुल व्यक्ति का संख्या कितना आ गया? 4500, जबकि अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति मात्र कितना था? 3800 था। तो कितना ज़्यादा आया? 700 ज़्यादा आया। जो 4500 है वो 3800 से कितना ज़्यादा है? 700 ज़्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि 700 वैसे व्यक्ति होंगे जो द हिंदू भी पढ़ता होगा और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता होगा। सिंपल सा बात है कि अगर मान लीजिए कि किसी सभा में 10 ऐसे लोग हैं जो चाय या कॉफ़ी या दोनों पीते हैं, यानी 10 लोग चाय या कॉफ़ी पीने वाले हैं। अब चाय का जब ऑर्डर लिया गया तो 7 लोगों ने चाय का ऑर्डर किया और 5 लोगों ने कॉफ़ी का ऑर्डर किया। अब इस दोनों को जोड़िए आप, चाय प्लस कॉफ़ी दोनों ऑर्डर को जोड़िए, कितना होता है? 12 होता है। जबकि व्यक्तियों का संख्या 10 है और ऑर्डर कितना आ गया है चाय कॉफ़ी मिला करके? 12। इसका सीधा सा मतलब है कि जितना ज़्यादा ऑर्डर आया है, यहाँ पे 2 ज़्यादा आया है, तो 2 वैसा व्यक्ति होगा जो चाय भी पिएगा और कॉफ़ी भी पिएगा। तो सेम केस यहाँ पे है। कुल 3800 व्यक्ति ही तो अखबार पढ़ता है। इसमें से 2700 इंडियन एक्सप्रेस और 1800 द हिंदू, तो दोनों को मिला के 4500 आया। इससे कितना ज़्यादा आ गया है? 700। इसका मतलब 700 ऐसा व्यक्ति होगा जो दोनों पढ़ेगा। अब वेन डायग्राम आइए बनाते हैं। एक वेन डायग्राम हो गया हमारा इंडियन एक्सप्रेस के लिए, ठीक है। इसमें केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले व्यक्तियों को रखेंगे। और एक वेन डायग्राम हमारा हो गया द हिंदू के लिए, इसमें केवल द हिंदू पढ़ने वाले व्यक्तियों को रखेंगे। जब भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सोल्व करिए तो सबसे पहले कॉमन डाटा को लिखिए। तो दोनों पढ़ने वाला व्यक्ति कितना है? 700। 700 ऐसा व्यक्ति है जो दोनों पढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन डाटा रखिए। अब आगे इंडियन एक्सप्रेस 2700, तो इंडियन एक्सप्रेस यानी इस लाल वाले में 2700 आना चाहिए। तो पहले से 700 है, तो अब कितना डालेंगे इधर? 2000। देखिए इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले व्यक्ति का संख्या 2700 हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब आगे बोला है द हिंदू पढ़ने वाला 1800। द हिंदू यानी कि इस वाले ब्लू वाले डायग्राम में 1800 व्यक्ति होना चाहिए। तो ब्लू वाले में पहले से 700 है ना, तो 1100 और लिखेंगे, ठीक है। 1800 हमें इसमें संख्या पूरा करना है, तो 700 पहले से है, 1100 और, तो 700 1100 कितना हो जाएगा? 1800। देखिए द हिंदू पढ़ने वाला का संख्या 1800, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाला का संख्या 2700, लेकिन केवल द हिंदू तो 1100, द हिंदू तो 1800, केवल द हिंदू तो 1100, केवल इंडियन एक्सप्रेस तो 2000, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस तो 2700। अब क्वेश्चन देख लो क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है हम लोगों से कि कितने व्यक्ति केवल द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं? केवल द इंडियन एक्सप्रेस, तो केवल द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले व्यक्ति का संख्या कितना है? 2000। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला है, देख लेते हैं क्या डाटा है आपका। हाँ जी, सभी किताब खिलौने हैं, कोई खिलौना काला नहीं है। यह आपका कथन दे रखा है, यह निष्कर्ष नहीं है, ठीक है। यह क्या है? कथन है। 2 कथन दिया गया है और इसके बेसिस पर 2 निष्कर्ष है। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे गलती से निष्कर्ष लिख दिया गया। यह कथन है और बाकी यह 2 निष्कर्ष हमें बताना है। हम लोग क्या करते हैं, सिलॉक्स के क्वेश्चन में कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बनाते हैं। तो बोला है सभी किताब खिलौने हैं, तो जो भी किताब है ना उसको आप खिलौना बना दीजिए। यह किताब हो गया और जो भी किताब है सब खिलौना है, तो किताब के ऊपर से क्या रहेगा? खिलौना। जो भी किताब है सब का सब क्या है? खिलौना। तो किताब के ऊपर से रहेगा खिलौना, ठीक है। आगे बढ़िए। अब आगे क्या बोला है? कोई खिलौना काला नहीं है। अब नहीं है किसके बारे में बोला है? खिलौना के बारे में, कि कोई भी जो खिलौना है ना, तो खिलौना का जितना भाग है उसको आप रेखांकित कर दीजिए और रेखांकित भाग के विषय में लिख दीजिए कि जो रेखांकित हमने पार्ट किया है ना वह काला नहीं है, ठीक है। नहीं है वाला का हमेशा वेन डायग्राम ऐसे ही बनाइएगा। देखिए क्या बोला है, सभी किताब खिलौने हैं, अंदर में किताब ऊपर से खिलौना। आगे बोला है कोई खिलौना काला नहीं है, तो खिलौने के पूरे भाग को रेखांकित किए और रेखांकित भाग के विषय में लिख दिए कि यह काला नहीं है, ठीक है। अब निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, जो 100% सही होगा वही निष्कर्ष सही होगा।
पहला निष्कर्ष देखिए, कोई किताब काली नहीं है। तो कोई किताब, देखिए किताब का पूरा भाग रेखांकित है और रेखांकित भाग काला नहीं है, इसका मतलब कोई भी किताब काला नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है, कोई किताब काली नहीं है। तो कौन सा भाग काला नहीं होगा? जो रेखांकित भाग है। तो पूरा किताब रेखांकित है, इसका मतलब कोई भी किताब काला नहीं है, बिल्कुल सही है। और वैसे भी देखिए, जब सभी किताब खिलौना है, जो भी किताब है सब क्या है? खिलौना, और कोई खिलौना काला नहीं है, इसका मतलब किताब भी काला नहीं होगा। आगे, कुछ किताबें काली हैं, कुछ किताबें काली हैं, जो भी किताब है ना वह काला नहीं है। तो फिर कुछ किताब काली कैसे हो सकती है? यह क्या होगा? गलत होगा। कोई भी किताब काला नहीं है। हमारा आंसर केवल निष्कर्ष 1 होगा। तो आंसर इसका होगा क्या? विकल्प सी, केवल निष्कर्ष 1 उपयुक्त है या केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। आगे बढ़िए, अगला देखिए, यह क्वेश्चन आपका कथन और धारणा का है ना। यहाँ पे धारणा मिले, पूर्व धारणा मिले, मान्यता मिले, सबका मतलब एक ही होता है, एजप्शन होता है। ऐसे क्वेश्चन में हमें यह देखना होता है कि जो कथन दिया गया है उसमें कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है, कौन सा अवधारणा इसके आधार पर निकलता है। तो देखिए कथन क्या है, बोला है मैं इस परीक्षण की विश्वसनीयता की जांच के लिए 500 नमूने चुनना चाहता हूँ। एक्स ने वाई से बताया, एक्स ने वाई से क्या कहा है? एक्स ने वाई से कहा है कि मैं इस परीक्षण की विश्वसनीयता की जांच के लिए 500 नमूने चुनना चाहता हूं। अब इसके बेसिस पर क्या अवधारणा बनता है? तो पहला, 500 नमूनों की जांच संभव है, तभी तो एक्स बोला है वाई से कि 500 नमूनों का जांच करना चाहते हैं, इसका मतलब 500 नमूनों का जांच करना उसके लिए संभव होगा। तो पहला सही है। दूसरा, एक्स के पास इस तरीके के नमूने जांचने का कौशल और क्षमता है, तभी तो एक्स वाई से बोला है कि हम 500 नमूनों को जांचना चाहते हैं, मतलब कि वह उस तरीके के नमूने को का जांच कर सकता है। तो दोनों जो है, यह दोनों का दोनों अवधारणा जो है वह इसमें अंतर्निहित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? विकल्प डी, 1 और 2 दोनों धारणा जो है इसके अंदर अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन कथन और मान्यता का है। मान्यता का मतलब भी वही होता है, एजप्शन ही होता है, ठीक है। बोला है कथन कि हजारों किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत एक पहले कदम से होती है। हजारों किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत एक पहले कदम से होती है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष नहीं, क्या पॉसिबिलिटी बनता है, क्या एजप्शन बनता है? तो आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है, बिल्कुल सही बात है इसके बेसिस पर, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शुरुआत करना पड़ेगा, यानी पहले कदम को उठाना पड़ेगा। दूसरा, लोग आर्थिक चिंताओं, अच्छा देखिए आर्थिक का कहीं यहाँ पे कोई चर्चा नहीं किया है, इसलिए दूसरा जो है वह क्या है? गलत हो जाएगा। तो हमारा जो है आंसर क्या होगा? सिर्फ तर्क 1 जो है, सिर्फ तर्क 1, सिर्फ मान्यता 1 जो है वो इसके अंदर अंतर्निहित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा? आज का दिन देखिए हमें पता है, आज का दिन क्या है? शनिवार। हमें क्या बताना है? हमें बताना इस क्वेश्चन में कि आज से 59वां दिन क्या होगा, ठीक है। तो आगे कैलेंडर में जाना है हमें, तो प्लस करेंगे, कैलेंडर में तो हमें आगे जाना है। आज का दिन पता है 59वां दिन, मतलब आगे जाना है। अच्छा, 59वां दिन का मतलब क्या होता है? 59वां दिन का मतलब होता है 58 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम प्लस करेंगे 58। हमेशा हम लोग क्या करेंगे? कितने दिन बाद उसको हम प्लस करते हैं। जैसे आज रविवार है, आज से 2 दिन बाद तो प्लस 2 करेंगे, आज से 5 दिन बाद तो प्लस 5 करेंगे, आज से 20 दिन बाद तो प्लस 20 करेंगे। लेकिन बोले आज से 20वां दिन, इसका मतलब कि आज से 19 दिन बाद का दिन हमें बताना है। आज से 40वां दिन, यानी आज से 39 दिन बाद का दिन बताना है। तो हमें बताना है आज से 59वां दिन, यानी कि आज से 58 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम प्लस क्या करेंगे? 58। अच्छा, वैल्यू जब भी 7 से बड़ा हो तो इसमें हम लोग 7 से भाग करते हैं, तो 7 से भाग करिए, 7 8 56, शेष कितना आ गया? 2 आ गया। जब भी वैल्यू 7 से बड़ा हो तो उसमें हम लोग 7 से भाग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक 7 दिन के बाद वापस वही दिन आ जाता है। तो हम यहाँ पे 7 से भाग करेंगे, 7 8 56, शेष जो बचेगा उसको इसके स्थान पर लिखना है। तो हमारा आंसर होगा शनिवार प्लस 2। शनिवार प्लस 2 क्या होगा? रविवार, सोमवार, यानी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता कि आज शनिवार है और आज से 58 दिन पहले कौन सा दिन था, तो हम क्या करते? -58 करते। 7 से भाग करिए, 7 8 56, माइनस कितना? 2, शनिवार -2, यानी गुरुवार हमारा आंसर हो जाता। तो पहले जाना होगा तो माइनस और बाद में जाना होगा तो प्लस, और इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिकोण हैं?
अच्छा देखिए, इसमें त्रिकोण कैसे काउंट करते हैं। पहले जो छोटा छोटा दिख रहा है उसको आप काउंट करिए, 1 2 3 4 और 5। 5 तो यह हो गया छोटा छोटा। अब इसके अलावा जितना लाइन इसमें दिख रहा है ना, प्रत्येक लाइन एक एक ट्रायंगल बनाएगा। जैसे यह लाइन है, यह लाइन देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल आपका बना लेगा। उसी तरीके से दूसरा लाइन देखिए, यह वाला लाइन है, यह लाइन यह एक ट्रायंगल बना लेगा। उसी तरीके से तीसरा यह लाइन है, यह लाइन एक ट्रायंगल बना लेगा। कहने का मतलब जितना लाइन है ना, प्रत्येक लाइन एक एक ट्रायंगल बनाएगा। तो कुल लाइन का संख्या देख लीजिए कितना होगा, 1 2 3 4 और 1 5। तो 5 ट्रायंगल तो आपका छोटा छोटा हो गया। और अब प्रत्येक लाइन एक एक ट्रायंगल बनाएगा, तो कुल 5 लाइन है, यानी 5 + 5 10। कुल ट्रायंगल इसमें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन बोला है नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। असंगत चुनना है यानी विषम चुनना है, जो बाकी 3 से डिफरेंट होगा उसको चुनना है। यहाँ देखिएगा, G 7 पे होता है, I 9 पे होता है, तो 7 + 2 9। G 7 पे होता है और I 9 पे, तो 7 + 2 9, और I 9 पे होता है J 10 पे 9 और 1 10, +2 + 1। यहाँ पे चलिए, M होता है आपका कितना पे, 13 पे, O 15 पे, तो +2, और O 15 पे और P 16 पे +1। ठीक है, +2 +1। K 11 पे, M 13 पे +2 हो रहा है। यहाँ पे M 13 पे, L 12 पे -1 हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा विषम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में क्या हुआ है, +2 +1 हुआ है, लेकिन इसमें +2 और -1 हो रहा है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन बोला इनमें से असमान का पता लगाइए, जो डिफरेंट है बाकी सबसे उसका पता लगाइए। तो ये जो आकृति D है वह बाकी सबसे डिफरेंट है। आकृति D बाकी सबसे क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि अगर इसको गौर से देखिएगा तो देखिए पता चलेगा कि इसमें सीधा लाइन नहीं है। यहाँ पे ना इस तरीके से किया है, थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे इस तरीके से बनाया गया है, देख सकते हैं आप, इसको ऐसे टेढ़ा किया है। ठीक है, बाकी सब क्या है, सब स्ट्रेट लाइन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। यह आपका असंगत है, विषम है। अगला देखिए, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद याद कीजिए। अगला पद हम लोग को बताना है, देखते हैं क्या है। देखिए, 1 नंबर पर 1, 5 नंबर पे, तो 1 और 4 5, 5 4 9, 9 4 13। 13 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, M आएगा, तो M हो गया। आगे नंबर को लेके चलते हैं, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13। M के बाद क्या लिखेंगे, 13। तो M के बाद 13, M के बाद 13 वाला एकमात्र विकल्प है, तो वही विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह आपका आखिरी सवाल था। तो आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।